नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर से। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उनका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। पालम एयरपोर्ट के पास उनके स्वागत में विशेष होर्डिंग लगाए गए, जिनमें भारत अमेरिका मैत्री और सहयोग को दर्शाया गया। जहां जेडी वेंस 21 से 24 अप्रैल तक भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान ही उनके साथ तमाम जो लोग थे वो साथी, उस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उनकी पत्नी सेकेंड लेडी उषा वेंस, उनके बच्चे और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान शामिल होंगे। इस यात्रा को भारत अमेरिका के संबंधों में एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा। तो आज जेडी वेंस अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा, जिनमें आज गर्मजोशी के साथ भारत में उनका स्वागत किया गया। वही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजधानी दिल्ली में मुलाकात करेंगे। यह उच्च स्तरीय बैठक है। वही दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा। जेडी वेंस का यह भारत का दौरा उनके उपराष्ट्रपति पद संभालने के बाद यह पहला आधिकारिक दौरा है। उम्मीद यह भी की जा रही कि इस मुलाकात में रक्षा सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भू राजनीतिक मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उपराष्ट्रपति की मुलाकात होगी और इस दौरान ही तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच किस तरीके से संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाया जाए और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, उस पर चर्चा होगी। और साथ ही इस पर भी चर्चा हो सकती है कि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो व्यापारिक तौर पर भी काफी अहम माने जाते हैं। कई ऐसे समझौते हैं जो दोनों देशों के बीच होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही और कौन से ऐसे व्यापारिक समझौते हैं जो आने वाले दिनों में हो सकता है, इस पर भी दोनों ही बड़े नेताओं के साथ बातचीत होगी। वही राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और सोमवार को लखनऊ में शिष्टाचार भेंट किया। इस मुलाकात के दौरान ही दोनों नेताओं के बीच विभिन्न विषयों पर सौहार्दपूर्वक चर्चा हुई। इसे एक सामान्य शिष्टाचार भेंट बताया गया। हालांकि इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में कई मायने बताए जा रहे हैं और कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। वही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज राजधानी स्थित दिल्ली सचिवालय में हीट एक्शन प्लान का जो औपचारिक लॉन्च है वो करने वाली हैं। भीषण गर्मी और तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए ये एक्शन प्लान निकाला गया, जिससे राजधानी के नागरिकों को लू लगने की जो संभावना जताई जा रही है और लू से बचाने और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे तमाम जो चीजें हैं वो सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये एक्शन प्लान लाया गया सीएम रेखा गुप्ता की ओर से। क्योंकि आने वाले दिनों में ये देखा जा रहा है कि दिल्ली में लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे लू लगने की जो आशंका है वो भी मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है कि आने वाले दिनों में मौसम और ज्यादा गर्म हो सकता है। तो इसी को लेकर के सीएम रेखा गुप्ता ने, दिल्ली के सीएम ने ये एक्शन प्लान निकाला है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को लू से राहत मिलेगी और साथ ही तापमान जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उससे भी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता यश ने हाल ही में उज्जैन स्थित बाबा महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया और भस्म आरती में भी भाग लिया। उनके साथ भारतीय क्रिकेटर मयंक अग्रवाल भी उपस्थित रहे। अभिनेता यश ने इस अवसर पर बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया और अपने प्रशंसकों के लिए सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा किया है। जब महाकाल मंदिर पहुंचे यश और इस दौरान बाबा महाकाल के दर्शन करते हुए नजर आए, वहीं जलाभिषेक भी किया और साथ ही साथ आने वाले दिनों में सुख समृद्धि की, परिवार की सुख समृद्धि की भी कामना की। तो जैन का ये जो
दौरा है वो यश का है, जो कि कन्नड़ एक्टर हैं और वो वहाँ पर बाबा महाकाल, क्योंकि बाबा महाकाल की बात करें तो एक अलग ही देखा जाता है कि लोगों में उत्साह रहता है वहाँ जाने को, तो कन्नड़ एक्टर भी वहाँ पर पहुंचे और जलाभिषेक करते हुए नजर आए। तो चलिए इस बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बोकारो मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर किए गए हैं। लुगो हिल्स में एनकाउंटर जारी है। सीआरपीएफ कोबरा कमांडो का एक्शन हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर नक्सलियों से मुठभेड़, हथियार भी बरामद किया गया। तो बोकारो मुठभेड़ में जहां 8 आरोपी बताए जा रहे हैं, 8 नक्सली ढेर किए गए हैं। एक बड़ा एक्शन देखा जा रहा है और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया जा रहा है कि लगातार जो एक्शन है वो जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। बोकारो से ये आपको बड़ी खबर बता रहे, जहाँ पर मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर किए गए। लुगो हिल्स में एनकाउंटर लगातार जारी है। वही सीआरपीएफ कोबरा कमांडो का जो हथियार भी इस दौरान नक्सलियों से बरामद किया गया है। तो बोकारो मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर किए गए और साथ ही साथ लुगो हिल्स वो बताया जा रहा है जहाँ पर एनकाउंटर जारी है। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में 2 चीतों को छोड़कर प्रोजेक्ट चीता के तहत एक नई पहल की शुरुआत की। ये दोनों ही चीते कुनो राष्ट्रीय उद्यान से यहां पर स्थानांतरित किए गए। इस कदम का उद्देश्य राज्य में वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना और साथ ही साथ चीतों को बचाना भी है। जैव विविधता को बनाए रखना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। गांधी सागर अभयारण्य अब देश में चीता पुनर्वास का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। तो कुनो से गांधी सागर जो चीते हैं उनको छोड़ा गया है और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि ये जो क्षेत्र है, ये जो वन्य जीव संरक्षण को लेकर के एक अहम कदम है और एक बड़ा जगह है जहां पर चीतों को संरक्षित किया जा रहा है, चीतों को बचाया जा रहा है। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में 2 चीतों को छोड़ने की घटना पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, चीते हमारे मध्य प्रदेश के पर्यावरण में जीवित रहने के सक्षम हैं। कई राज्य जहां चीते विलुप्त हो गए हैं, आज उन्हें यहां पुनर्वासित किया जा रहा है। वही पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने का एक बड़ा प्रयास है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को राज्य में जैव विविधता को बढ़ावा देने और वन्य जीव संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। बताते ये भी चले कि इंदौर से दरअसल मुख्यमंत्री ने गांधी सागर में जो छोड़े गए चीते हैं उन पर यह बयान दिया है। प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जिस प्रकार से उनने हमारे टाइगर स्टेट को चीता स्टेट में बदलने के लिए आशीर्वाद दिया था, आज से 3 साल पहली पालनपुर कुनो चीता अभयारण्य के अंदर जो प्रयोग हुआ है, सफलता के साथ न केवल चीता का परिवार बढ़ा है बल्कि हमारी आबो हवा में वो कुशलतापूर्वक अपना जीवन का सारे जिंदगी के कठिनाइयाँ भी आनंद भी लेते हुए सर्वाइव करने में सफल रहे। ये दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ है कि चीता कहीं और राज्यों में जाकर के ऐसी जगह जहाँ विलुप्त हो गया कई सौ साल पहले, वो पुनर्वास की दृष्टि से पुनर्स्थापन हुआ है। मैं आज इस बात के लिए आनंदित हूँ कि हमारी राज्य सरकार के वन विभाग ने दूसरा चीता अभयारण्य प्रारंभ किया है। 2 प्रवास नाम के चीते हमने गांधी सागर में छोड़े हैं और ये केवल चीते नहीं है, ये इकोसिस्टम को पुनर्स्थापित करने का बड़ा प्रयास है जो कई प्रकार से हमारे अपने राज्य को, देश को गौरव दिलाएगा। जब पूरे एशिया महाद्वीप से चीता गायब हुए हैं, ऐसे में वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण कुरुक्षेत्र में आयोजित महाआरती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री ने 12 देशों से आए प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति का जिक्र किया और कहा कि यह दल पिछले 4 दिनों से हरियाणा में है और विधायी कार्यों की प्रक्रिया, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित तक लाभ पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा कर रहा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा विधानसभा और सचिवालय का दौरा भी किया। इसी क्रम में आज कुरुक्षेत्र में आयोजित महाआरती कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कि उन्होंने आस्था के साथ हिस्सा भी लिया। देशों से प्रतिनिधिमंडल ये लगभग 4 दिन से हरियाणा में है। विधायी कार्यों को कैसे गति देना, कैसे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे,
किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन हो, उसको लेकर के लगातार अलग अलग विषयों के ऊपर ये विधायी मंडल जो आया है वो चर्चा कर रहा है। हरियाणा विधानसभा में इन्होंने विजिट किया, फिर हरियाणा सचिवालय में भी विजिट किया, फिर हमारे हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में विजिट किया, हमारे चीफ सेक्रेटरी से भी मिले और हम भी इनके बीच में बैठ कर के बातचीत की है कार्यों के बारे में, जो हम कार्य करते हैं उसके बारे में। उसी रूट के अंदर आज ये कार्यक्रम हमारा कुरुक्षेत्र में था। कुरुक्षेत्र में आज आरती ब्रह्म सरोवर पर इसमें शामिल हुए हैं और अभी जिस भूमि के ऊपर लैंड ऑफ गीता भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से दिया है, उस भूमि के ऊपर भी वहाँ पर विजिट होगा। अलग अलग स्थानों पे ये पिछले 3-4 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। इंटरनेशनल टूरिस्ट एक तरह से प्रमोशन हो रहा है। नहीं, देखिए ये दुनिया से हमारे, मैंने कहा है कि अलग अलग 12 देशों से ये ग्रुप के अंदर हर वर्ष आते हैं। अब की बार ये हरियाणा में आए हैं। सर, ये क्वेश्चन है कि जो इंटरनेशनल वही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में राज्य के नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक नए अत्याधुनिक बस स्टेशन का उद्घाटन किया। इस परियोजना में 32 स्थानों पर कुल 94.65 करोड़ रुपए की लागत से नए बस स्टेशन और 3 स्थानों पर पीपीपी मॉडल के तहत 66.32 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाले बस पोर्ट विकसित किए गए। वो इस पहल से राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुधार मिलेगा और अधिक सुदृढ़ से बनाया जाएगा, जिससे कि यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिले। वहीं मुख्यमंत्री पटेल ने इस अवसर पर कहा कि यह कदम गुजरात को एक स्मार्ट और कनेक्टेड राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं नई बस सुविधा से जनता को ये लाभ मिलेगा, ये कहते हुए सीएम नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात को एक स्मार्ट बनाने की ओर हमारा ये बेहतर कदम है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल में जो चल रहा उसको लेकर के मुर्शिदाबाद हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में उन्मादियों को खुली छूट दी गई है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि वहां बहुसंख्यक समाज के खिलाफ अत्याचार हो रहे, हत्याएं हो रही और महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शेखावत ने यह भी कहा कि बंगाल की जनता ने इस तांडव को अनुभव किया है और उन्हें इसका जो परिणाम है वो भुगतना पड़ेगा। उनके इस बयान से पश्चिम बंगाल के राजनीतिक माहौल में फिर से गर्मी बढ़ गई है। जिस बात का अंदेशा है कि अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को भड़का करके उन्हें उन्माद के रास्ते पर ले जाने का षड्यंत्र किया जा सकता है, वो पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार और वहाँ की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्मादियों को खुली छूट दी गई और वहाँ जिस तरह से बहुसंख्यक समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ हत्याएं हो रही है, वहाँ की महिलाओं के सम्मान के साथ पे खिलवाड़ हो रहा है, बहुसंख्यक समाज के धार्मिक आस्था के केंद्रों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को तहस नहस किया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है। ये सब आज़ादी के लड़ाई के समय में पाकिस्तान के निर्माण की मंशा को लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था और उसके समय में पश्चिम बंगाल में जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, ठीक वैसी परिस्थितियों का स्मरण कराता है। लेकिन मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहना चाहता हूं कि अब की बार बंगाल की जनता ने भी इस तांडव को अनुभव किया है और इस तांडव को अनुभव करने के बाद अब की बार जब 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा और चुनाव में मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारा पश्चिम बंगाल के हर उस बहुसंख्यक व्यक्ति के साथ में हमारा संकल्प है, हमारा वादा है कि हर उस आतताई जिन्होंने
आपको खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया है, उस सब का पूरी तरह से हिसाब किताब सरकार कानूनी व्यवस्था के तहत पूरा करेगी। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था और फेडरल स्ट्रक्चर। वही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नेशनल हेराल्ड मामले पर बयान दिया और कहा कि यह एक लंबित मुद्दा है और प्रवर्तन निदेशालय अपना काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विरोध के नाम पर वे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर उन्हें कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ कहना है, तो उन्हें सही मंच पर कहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा और साथ ही ये सवाल भी उठाया कि क्या कानून सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लागू नहीं होता। मेघवाल के इस बयान से यह स्पष्ट है कि वे इस मामले में कानून के पालन पर जोर दे रहे हैं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये लंबे समय से विषय चल रहा है। ईडी ने अपनी कार्रवाई की है। ईडी हमने तो बनाई नहीं है। कांग्रेस के जमाने में भी ईडी बना हुआ था। अब वो कांग्रेस के लोग ईडी के दफ्तर में जाकर के और जो साइन बोर्ड है या सरकारी संपत्ति है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई ये जो ईडी की कार्रवाई है या सीबीआई की कार्रवाई है, आपको कोई पक्ष रखना है तो एक प्लेटफॉर्म है, वहां रखिए, कोर्ट है, वहां जाइए। ये कौन सी प्रेशर टेक्निक है कि हम तो भाई कानून से भी बड़े, हमारे ऊपर तो कोई कानून भी लागू नहीं होता। क्या सोनिया गांधी जी पे या राहुल गांधी जी पे कानून लागू नहीं होगा? क्या कानून तो सब पे लागू होगा ना। ये विषय है। नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक बयान दिया है जिसमें पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के गंभीर चिंताएं जताई। उन्होंने कहा कि हम अपनी संस्कृति और धर्म को जीवित रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में है। उन्होंने हाल ही में हुई जो एक क्रूर हत्या है उसकी ओर इशारा किया और कहा कि राज्य पुलिस को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को इसकी कमान सौंपनी चाहिए। शुवेंदु अधिकारी का यह बयान राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाओं का केंद्र बना है। यहाँ हिंदू समाज कम से कम 1 लाख हिंदू एक साथ मिलके सुबह अक्षय तृतीया पालन करने वाला है 13 को। ये हिंदू समावेश होगा। हिंदू जो गीता पाठ से, हवन से, वहाँ जो भागवत कथा से, सनातनी कल्चर में ये होगा। ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हम लोग भारतीय संस्कृति और हिंदू सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए काम कर रहा है। बंगाल में हिंदू खतरे में है। हम लोग हिंदू जो वही केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में यह कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यह रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने विश्वास यह भी जताया कि यह साझेदारी आगे भी जारी रहेगी। राय ने यह भी कहा कि जनता ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनने का मन भी बना लिया और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। उनका यह बयान बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा और साथ ही साथ चर्चा का विषय भी बन गया है। बीजेपी के साथ ही नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से हैं और 20 वर्षों का यह साथ दिल का साथ है, आगे निरंतर रहने का साथ है। उनसे न पूछिए कि वो जिनके साथ हैं या उनके साथ जो आज आरजेडी के नेता लोग हैं, कम्युनिस्ट के नेता लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस, लोकनायक जयप्रकाश के जीवन को हर क्षण क्षण तरपा कर रखने वाली कांग्रेस, जब वह 74 का आंदोलन शुरू किए, लोहिया को हमेशा कोसने वाली कांग्रेस के साथ जाकर तेजस्वी जी, शायद लोहिया जी जयप्रकाश जी की आत्मा को दुख पहुंचा रहे होंगे। लेकिन जब सत्ता लोलुप होता है, जिसको सिर्फ परिवारवाद में ही जीना है, जिसको भ्रष्टाचार में ही जीना है, जिनका काम अपराधियों को संरक्षण देकर जंगल राज स्थापित करना है, तो उनको सत्ता चाहिए। कांग्रेस भी, बिहार की जनता बिल्कुल नकार चुकी है, तेजस्वी जी को भी बिल्कुल आरजेडी को नकार चुकी है, तो लोग गठबंधन कर रहे हैं। और गठबंधन कैसा? कांग्रेस के नेता हैं आज कन्हैया,
आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, तो कांग्रेस तो परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज स्थापित करने वाली पार्टी है। और ये लोग किससे मिले हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के सरदार कांग्रेस के नेता कन्हैया के साथ मिले। वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी स्वप्निल ने कहा है, जहां स्वप्निल डंगरकर और मिलिंद वेरकर ने भारत विकास परिषद, विकलांग पुनर्वास केंद्र पुणे और साथ ही ढोले पाटिल एजुकेशन सोसाइटी पुणे को 8 घंटे में 892 विकलांग लोगों के कृत्रिम अंग लगाने का रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सम्मानित किया है। कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। यह मामला एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर कुछ वर्गों ने आपत्ति जताई थी और उनके खिलाफ अपराध शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको लेकर के आज सुनवाई है। वही जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई। यह मार्ग जम्मू और श्रीनगर के बीच का मुख्य संपर्क मार्ग माना जाता है, जिससे जो सैकड़ों यात्री हैं और वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भूस्खलन की वजह से मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। स्थिति से परेशान होकर लोग अब अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा करने को मजबूर हैं। खासकर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे कड़ी धूप और दुर्गम रास्तों के बीच सफर कर रहे हैं। प्रशासन और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मार्ग को साफ करने का कार्य भी लगातार जारी है। वही जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने घाटी के सभी स्कूलों को सोमवार यानी कि 21 अप्रैल को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आशंका यह भी जताई है कि कल यानी कि मंगलवार को भी जम्मू कश्मीर में फिर से बारिश हो सकती है और इसी के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला एहतियातन लिया है ताकि छात्रों को किसी भी तरह की कोई मुसीबत से बचाया जा सके। वही जयपुर अजमेर हाईवे पर स्थित एक फर्नीचर शोरूम में सोमवार की सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही थी और भारी धुआं पूरे इलाके में फैल गया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम जारी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। किसी के हताहत होने की इसको लेकर के अभी तक कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वही सूरत साइबर सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर अपराधियों को अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह के सदस्य कई राज्यों में साइबर अपराधों को अंजाम दे रहे थे। सूरत पुलिस ने इस गिरोह से 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई साइबर धोखाधड़ी से जुड़े हुए जो उपकरण हैं और दस्तावेज भी बरामद किए गए। गिरोह के सदस्य ऑनलाइन ठगी और वित्तीय धोखाधड़ी में संलिप्त थे। पुलिस ने जांच जारी रखते हुए जो आरोपी थे और साथ ही जो अन्य आरोपी जो फरार थे उनकी तलाश शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली के केशवपुरम इलाके में स्थित लॉरेंस रोड पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री के पास स्थित एचडीएफसी बैंक की शाखा के पास यह आग लगी थी, जिससे कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वही दमकल विभाग को सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत ही 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।